भारत में डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री 675 अरब रुपए की है और अगले 5 सालों में इसके 10% एनुअली बढ़ने का अनुमान है, जो कि पिछले कुछ सालों से लोगों में अपनी सेहत के प्रति अवेयरनेस के कारण बढ़ा है। आज इसी इंडस्ट्री से हमारे साथ जुड़े हैं रेड क्लिफ लाइफटेक के सीईओ मिस्टर पुनीत गुप्ता। मिस्टर पुनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। मिस्टर गुप्ता, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि पिछले कुछ सालों में इस इंडस्ट्री का जो है मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। अब होम कलेक्शन से लेकर रिपोर्ट्स बहुत जल्दी आ जाती हैं और रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत बड़ी राहत की बात है। तो आप हेल्थ सेक्टर की डिपेंडेंसी को कैसे देखते हैं अपने ऊपर? डायग्नोस्टिक्स के ऊपर हेल्थ सेक्टर बहुत हद तक डिपेंडेंट है। जिसको जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि एक क्लिनिशियन के लिए एक पेशेंट का जो ट्रीटमेंट डिसाइड करना है वो डायग्नोस्टिक्स के बिना नहीं हो सकता। तो 70% डिसीजन उनके उन रिपोर्ट्स के बेसिस पे ही होते हैं। अगर मैं बहुत सिंपल सी बात करूं बुखार की, तो अगर बुखार डेंगू भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, और आज कोविड के बाद तो सबको कोविड का भी डर लगता है जी। तो एक डॉक्टर सिर्फ देख करके पेशेंट को ये नहीं बता सकता कि उनको किस तरीके का फीवर है। हाँ, उनको अंदाज़ा लग सकता है कि क्या हो सकता है, बट उसको एक ट्रीटमेंट को ठीक तरीके से बताने के लिए उनको डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने ही पड़ेंगे जी। फॉर्चुनेटली अब इंडिया के अंदर काफ़ी सारे टेस्ट ऐसे अवेलेबल हो चुके हैं जिससे कि ये आपका हम बिल्कुल पिन पॉइंट कर सकते हैं कि किस तरीके की बीमारी है, किस तरीके के टेस्ट एक डॉक्टर को लिख कराने चाहिए जिससे कि पेशेंट को जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिले। और कोविड के बाद वैसे ही लोगों में एक डर का वो बैठा हुआ है कि हम किसी भी हेल्थ सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जाएं या ना जाएं, वहाँ जाने से हमें कहीं इन्फेक्शन तो नहीं लग जाएगा। इस वजह से होम कलेक्शन एक बहुत बड़ा एक रिलीफ की तरीके से पेशेंट्स के लिए आया है, जहाँ पे घर बैठ करके वो अपने सारे टेस्ट के सैंपल्स दे सकते हैं और उनको रिपोर्ट्स भी घर पे डिजिटल माध्यम के थ्रू मिल जाती हैं। जी, मुझे मिस्टर गुप्ता ये बताइए, पहले तो काफ़ी दूर जाना पड़ता था, अब डायग्नोस्टिक सेंटर्स काफ़ी पास आ गए, चैन बहुत बड़ी हो गई हैं, डायग्नोस्टिक की रीच बहुत जल्दी और बहुत जगह पहुंच गई है। तो पहले बहुत लंबा वेट करना पड़ता था आपको टेस्ट कराने के लिए ही पहले वेटिंग का इंतज़ार करना पड़ता था, उसके बाद रिपोर्ट्स का इंतज़ार करना पड़ता था। आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में एकदम से बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, आपने बिल्कुल मांग पे अपने आप को बदला है, रिएक्ट किया है जिस तरह की मार्केट की डिमांड है, तो आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? देखिए, जब एक पेशेंट बीमार होता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कितना जल्द से जल्द उसको ट्रीटमेंट मिल सके, और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट उसको तभी मिल पाएगा जब हम जल्द से जल्द उनको रिपोर्ट दे पाएंगे ना। उन रिपोर्ट देने के लिए अब टाइम आ चुका है कि जहां लैब्स को पेशेंट्स के करीब जाना पड़ेगा। एक टाइम था जब पूरे हिंदुस्तान से सैंपल उठ के सिर्फ दिल्ली, मुंबई या कलकत्ता में रहते थे। अब हमने लॉजिस्टिक्स टाइम को कम करके पेशेंट्स के पास जल्दी जाके हमने जल्दी रिपोर्ट जैसे ही देना शुरू किया। जैसे मैं अभी हाल ही की एक घटना आपको बताऊंगा कि जहां पर उत्तरकाशी, जहां से सैंपल्स को लाना, अगर लैंडस्लाइड हो जाए, पहाड़ वाला इलाका है, 12 से 24 घंटे तक लगते हैं, जो कि अभी ड्रोन के माध्यम से सिर्फ 88 मिनट में वो रास्ता तय किया जा सकता है। तो सोचिए कितना बड़ा रिलीफ है वहाँ के लोगों के लिए कि उनको कितना जल्दी रिपोर्ट, जो पहले उनको 2-2, 3-3 दिन वेट करना था, 24 घंटे में वो रिपोर्ट अवेलेबल हो सकती है। और ये सिर्फ बेसिक रूटीन टेस्ट ही नहीं, बड़े से बड़े स्पेशलाइज टेस्ट तो पेशेंट्स के पास एक्सेसिबल हो चुके हैं कि अब उन्हें कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पे ही उनके टेस्ट हो सकते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है कि हम एडवांस मशीनें अब इन शहरों में लगा पा रहे हैं। जी, तो अभी आप रिमोट एरियाज़ की हम बात करें, आपकी टेस्टिंग और कलेक्शन, जो सैंपल कलेक्शंस हैं वो वहाँ तक पहुँच रहे हैं और आप वहाँ पर भी कर रहे हैं टेस्टिंग और कलेक्शन। तो ये बताइए कि अभी भी कौन से चैलेंजेस है इस सेक्टर के सामने? देखिए, सबसे बड़ा एक ही चैलेंज है इस सेक्टर के सामने, वो है स्किल्ड मैन पावर जी। क्योंकि आज भी हमारे देश में अगर हम किसी भी लैब को चलाने के लिए एक एमडी पैथोलॉजिस्ट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज एक एमडी पैथोलॉजिस्ट ही है जो कि उस रिपोर्ट को पढ़ता है, देखता है, समझता है और उसके बाद पेशेंट के लिए एक डायग्नोसिस बना के देता है। तो हम जब छोटे शहरों की बात करते हैं तो वहाँ पर आज भी एमडी पैथोलॉजिस्ट का मिल पाना, वहाँ पर होना एक चैलेंज अभी भी बना हुआ है। जो मैं ये देखता हूँ कि जिस तरीके से ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, जिस तरीके से लोगों के और डॉक्टर्स के टेस्ट के प्रति झुकाव बढ़ रहा है, मुझे ऐसा उम्मीद है कि अगले 1 से 2 साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स
इन शहरों में अवेलेबल होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लैब्स वहाँ पे स्टार्ट होंगी इन एडवांस मशीनों के साथ और पेशेंट्स को राहत मिलेगा और जल्दी रिपोर्ट्स मिलेंगी। जी मिस्टर गुप्ता, इस जो इंडस्ट्री का है अनुमान है अगले 5 सालों में 10% एनुअली बढ़ने का अनुमान है, तो इस ग्रोथ को आप कैसे देखते हैं? देखिए ये ग्रोथ हमेशा से आना चाहती थी। मैं ये बोलूँगा कोविड के बाद लोगों में जागरूकता बहुत आई है और ये ग्रोथ जो है ये उस जागरूकता का ही नतीजा है कि आज की डेट में हर इंसान चाहता है कि मुझे मेरे बॉडी के वाइटल्स पता हो कि मेरा कोलेस्ट्रॉल कितना है, मेरा शुगर कितना है, मेरे को विटामिन डी, B12 ऐसे मेरा बॉडी का मेन वाइटल्स जो हैं वो ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इसीलिए आज की डेट में हर इंसान चाहता है कि हर 3 से 6 महीने में मैं एक बार टेस्ट करा के अपने वाइटल्स का ध्यान रखूं और ये ज़रूरी भी है क्योंकि अगर हम कोविड में भी देखें तो कोविड में जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आई थी वो उन्हीं लोगों को आई थी जिनको इस तरीके की बीमारियां थी। जी तो ये ग्रोथ और जो आई है इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की वजह से आई है, जो मैं देखता हूँ अगले 1 से 2 साल में और बढ़ने वाली है। जी मुझे मिस्टर गुप्ता ये बताइए कि जहाँ पहले कुछ टेस्टों के लिए हज़ारों रुपए हमें खर्च करने पड़ते थे, अब कुछ ही रुपयों में आप फुल बॉडी चेकअप हो जाता है, तो ये कैसे संभव हो पाया? इतना जो कॉस्टिंग में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? क्या ये कंपटीशन का नतीजा है इस इंडस्ट्री में? ये कंपटीशन से ज़्यादा मैं ये बोलूँगा लोगों का टेस्ट के प्रति झुकाव का नतीजा है। बिकॉज हर टेस्ट को करने के लिए एक पर्टिकुलर कॉस्ट होती है, उसमें कुछ वेस्टेज होते हैं, कुछ रीरन करने पड़ते हैं। जब हम कम सैंपल चलाते हैं तो वो कॉस्ट बढ़ जाती है। अब क्योंकि लोग ज़्यादा टेस्ट कराना चाहते हैं तो वो वॉल्यूम इतना हो गया है कि वो कॉस्ट वहाँ कम होने लगी है। एंड यही नतीजा है कि अब लैब्स ने ये कॉस्ट का बेनिफिट पेशेंट्स को पास करना शुरू कर दिया है और टेस्ट को एक रियायती दामों में पेशेंट्स के लिए अवेलेबल कराया है। और उद्देश्य ये है कि 50 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानियों तक पहुंचा जाए जल्द से जल्द, और उनको और हिंदुस्तान की जनता जो कि मिडिल क्लास सबसे बड़ा मास है, अगर हम महंगे टेस्ट रखेंगे तो वो करा भी नहीं पाएंगे। तो फ़ायदा इस टेक्नोलॉजी का, इस एडवांसमेंट का तभी है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट कराएं। तो इसलिए रियायती दरों में इसका होना बहुत ज़रूरी है और ये सिर्फ वॉल्यूम की वजह से एक बहुत बड़ा है, जिससे वेस्टेज, रीरन्स, क्वालिटी पैरामीटर में इंप्रूवमेंट जो है उसकी वजह से है। ये बताइए मुझे, जो टेस्टिंग है, अब रिपोर्ट्स काफ़ी जल्दी आ जाती हैं हमारे टेस्ट की, तो टेस्टिंग प्रोसेस में कुछ किसी तरह के बदलाव किए गए हैं? इसमें किसी तरह की क्वालिटी का या कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होता है? जी नहीं, इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा क्वालिटी अब पहले से बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। बिकॉज पहले आधे से ज़्यादा जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे लैबों में वो सब मैनुअल होते थे, जहाँ पे कि मैनुअल इंटरवेंशन मतलब कि एक DMLT जो टेक्नीशियन जिसे हम बोलते हैं या डॉक्टर्स होते हैं वो खुद मैनुअल टेस्ट किया करते थे। अब इतनी एडवांस और आधुनिक मशीनें आ गई हैं कि हम सैंपल्स को मशीन में लगाते हैं जिनका प्रॉपर QC कैलिब्रेशन हर दिन पे होता है, प्रॉपर कैलिब्रेशन से चेक होता है, QC चेक होता है और वो कम समय में वो रिपोर्ट पेशेंट तक दे पाते हैं। डिजिटली डॉक्टर्स इसको ऑथेंटिकेट कर पाते हैं, उनकी स्क्रीन पे हर एक पेशेंट के वाइटल्स होते हैं, रीचेक्स, रीसैम्पलिंग काफ़ी हद तक कम हो गई हैं, इसकी वजह से रिपोर्ट्स जल्दी आती हैं। जी मिस्टर गुप्ता, मैं जो कंज्यूमर है उससे जुड़ा एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि किसी लैब को चुनते समय, टेस्ट करवाते समय कैसे हमें चयन करना चाहिए कि हम इस लैब से हम अपना टेस्ट कराएं? क्योंकि आज इतने सारे ऑफर्स देते हैं, जो मेरे पास भी काफ़ी सुबह शाम फ़ोन आते हैं, तो इनको हम सेलेक्ट कैसे करें किसी लैब को टेस्टिंग के लिए? ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है कि हम कहाँ पर टेस्ट कराएं। तो कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला क्वालिटी जी, बिकॉज क्वालिटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बिकॉज हम लोग ह्यूमन स्पेसिमेन से डील करते हैं जहाँ पे किसी की जान के साथ हम खेल रहे हैं। वहाँ पर क्वालिटी के लिए NABL जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गुणवत्ता वाली एक प्रशासन है जो एक लैब को एक्रीडेट करती है, तो हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी लैब NABL एक्रीडेटेड है या NABL और ISA को मापदंडों को वो फॉलो करती है जी। दूसरा, क्या उस लैब में MD पैथोलॉजिस्ट है या नहीं है, क्योंकि एक MD पैथोलॉजिस्ट ही है जो कि उस सैंपल को अच्छे से पढ़ सकता है, समझ सकता है और आपको रिपोर्ट दे सकता है। तीसरी, वहाँ पे क्या ट्रेंड फ्लेबोटमिस्ट हैं कि नहीं है, जिन्होंने DMLT जो एक बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स होता है वो किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाइजीन, एक लैब के अंदर, एक कलेक्शन सेंटर के अंदर प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन है कि नहीं है, फ्लेबोटमिस्ट ने ग्लव्स पहने हैं या नहीं है,
वैक्यूटेनर, आपने देखा होगा कई जगहों पे पहले सिरिंज से सैंपल लेते थे और सिरिंज से जब वो ट्रांसफर किया था तो उसी में कंटामिनेशन हो जाते हैं, बिकॉज एक टेस्ट के अंदर 67% प्री एनालिटिकल एरर्स होते हैं, जो कि हम बोलते हैं टेस्ट से पहले करने के एरर। जब हम वैक्यूटेनर से लेते हैं, प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल में सैंपल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये सारे के सारे एरर्स को हम बहुत हद तक खत्म कर देते हैं। तो जो लैब इन सभी प्रोसेस को फॉलो करती है, हमें उसी लैब में कराना चाहिए। और ये पेशेंट का हक है, जब भी वो किसी लैब में जाए वो ये उनसे पूछें कि क्या आपके एमडी पैथोलॉजिस्ट कौन हैं, आपने एनएबीएल एक्रीडेटेड हैं या नहीं हैं, आप टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं, सैंपल कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये सभी सवाल जब वो पूछेंगे तो उन्हें जवाब मिलेगा और उनके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा कि मेरे जहां मैंने अपना सैंपल दिया है क्या वो सही जगह है या नहीं है, सही लैब है या नहीं है। ये भी बताइए मिस्टर गुप्ता, सैंपल